बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स हम लोग आज अपने ड्रग इंटरेक्शन लेक्चर सीरीज़ नंबर 2 में हैं। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे हैं सीपीआर के ख़ास तौर पे जो सीपीआर में डिफाइंड इंटरेक्शंस हैं हम लोग उनको स्टडी कर रहे हैं, और रॉजर वॉकर से भी हम लोग उसका भी कंटेंट हम लोग इसमें इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, ये क्विक रिव्यू है ड्रग इंटरेक्शन के लिए। हम लोगों ने एब्जॉर्प्शन पढ़ ली थी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन पे किस किस तरह से जो ड्रग वो इफेक्ट कर रहे हैं उसकी पूरी डिटेल वीडियो हमने पढ़ ली थी। अब हम लोग पढ़ रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। डिस्ट्रीब्यूशन में आप लोगों ने याद रखना है जो आपके पास प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी डिस्ट्रीब्यूशन में। ऐसा ड्रग जो प्रोटीन प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड हो जाए, ठीक है, प्रोटीन ऑलरेडी उनका एक साइज़ एक प्रॉपर होता है, अगर ड्रग भी साथ बाइंड हो जाए तो फिर ड्रग जो है उसको उसके लिए बहुत डिफ़िकल्टी होती है कि वो बॉडी में आपके जो नॉर्मल सेल मेम्ब्रेन है उसमें से पास हो, या आपके जो है एक्सक्रीशन जो आपके ग्लोमेरुलर जो मेम्ब्रेन है, ग्लोमेरुलस मेम्ब्रेन जो है उसमें से पास हो, क्योंकि उसका साइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इस वजह से आपकी जो बॉडी में जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग की वजह से। ठीक है, ये तो मैं पहले बात क्लियर हो गई, क्योंकि जब आपके जब वो बाइंड हो जाएगा ना किसी प्रोटीन के साथ, फॉर एग्जांपल प्लाज्मा प्रोटीन एल्ब्यूमिन के साथ कोई भी ड्रग आपका बाइंड हो गया तो वो अब सेल के अंदर तो जा नहीं पाएगा। ठीक है, तो वो बॉडी में उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कम हो जाएगी, वो सेल्स के अंदर नहीं जाएगा, आपके ऑर्गन्स के अंदर नहीं ऑब्वियसली जाएगा, तो बॉडी में उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कम हो जाएगी। सो ये इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग पढ़ें कि कौन कौन से ड्रग जो हैं वो किन जो है वो प्रोटीन्स के साथ बाइंड करते हैं, किन बाइंड करते हैं, और उनकी एब्जॉर्प्शन या डिस्ट्रीब्यूशन जो है या उनका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह का होता है। ठीक है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी। अगर किसी को डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट अभी भी समझ नहीं आया तो वो मुझसे पूछ सकता है, कमेंट्स में आप लोग पूछ सकते हैं, या आप लोग फेसबुक पेज के थ्रू भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अच्छा, पहले आ जाता है हमारे पास एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन का आप लोगों ने याद रखना है, ये क्वांटिटेटिवली प्राइमरी प्रोटीन है, मतलब क्वांटिटी के लिहाज से सबसे ज़्यादा मौजूद जो आपकी बॉडी में होता है वो आपके पास एल्ब्यूमिन होता है। खुद ये बेसिक है, ठीक है, खुद ये बेसिक आप लोगों ने हमेशा याद रखना है कि ऑपोजिट नेचर्स जो है वो अट्रैक्ट करती हैं और ऑपोजिट नेचर्स की बॉन्ड फॉर्म करती हैं। जैसे पॉजिटिव नेगेटिव जो है वो फॉर्म करती है, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करता है, इसी तरह एसिड बेस जो है वो फॉर्म करती है। ठीक है ना, बाइंड होते हैं खुद, क्योंकि ये बेसिक है तो ये बाइंड करेगा एसिडिक के साथ भी और न्यूट्रल ड्रग के साथ भी ये बाइंड कर सकता है। कौन कौन से ड्रग इसमें आ जाते हैं? सैलिसाइलेट्स आ जाता है, वारफेरिन, कीटोकोनाजोल, फेनिटोन आ जाता है, प्रेडनिसोलोन आ जाता है, और उसके बाद आइबुप्रोफेन आ जाता है, नेफेसिलियन, डाइजॉक्सिन एंड सिटालोप्रैम। ठीक है, ये इनकी बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं। इनमें से आप लोग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपके पास वारफेरिन आ जाता है, आइबुप्रोफेन आ जाता है, ठीक है, डाइजॉक्सिन आ जाता है। डाइजॉक्सिन के हम लोगों ने लास्ट टाइम में देखा था बहुत ज़्यादा इंटरेक्शंस थे। फिर आपके पास फेनेटॉन आ जाता है, ठीक है ना, सिटालोप्रैम नेफेसिलिन भी इंपॉर्टेंट है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं, एंड प्रेडनिसोलोन भी इंपॉर्टेंट आ जाता है। फिर उसके बाद आ जाता है अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन। अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन को AAG भी कहते हैं, या आप लोग आग भी इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, कि एसिड इसकी नेचर है तो आग वाली, क्योंकि एसिड भी हर्ट करता है और आग भी। ठीक है, अब इसका आपको जब नाम याद रहेगा ना तो आपको सब कुछ पता याद रहेगा कि कौन किसके साथ बाइंड करता है। ये खुद एसिड है, अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन, ये खुद एसिड है, तो ऑब्वियसली ये बेसिक ड्रग के साथ बाइंड करेगा। तो इसका मतलब है एल्ब्यूमिन जो है वो एसिडिक ड्रग के साथ बाइंड करेगा। वो एसिडिक ड्रग के साथ बाइंड कर रहा है तो इसका मतलब है उसकी नेचर जो है वो बेसिक है। ठीक है, सो इससे आप लोगों ने इसको याद रखना है। आपको सिर्फ इसके नाम से जो है वो आप लोगों ने ये सारा याद रख लिया कि किसकी नेचर क्या है और कौन किसके साथ बाइंड कर रहा है। इटसेल्फ एसिडिक बाइंड बेसिक एंड न्यूट्रल ड्रग, इसमें प्राजोसिन, मेथाडोन, कोकेन, लिडोकेन, लिपोनावीर आ जाता है, ये आपके पास प्रोटीएज इनहिबिटर है। जो नावीर जिनके एंड पे आता है ना वो प्रोटीएज इनहिबिटर होते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये अक्सर पूछते हैं एमसीक्यूज में कि कौन सा प्रोटीएज इनहिबिटर है इन 4 ड्रग्स में से। ठीक है, जिनके एंड पे नावीर आता है ना वो प्रोटीएज इनहिबिटर होते हैं। फिर क्विनीन आ जाता है, इरेथ्रोमाइसिन एंड कार्बामेजिपाइन। उसके बाद आ जाता है ऑर्गेनिक एनाइन ट्रांसपोर्टिंग पॉलीपेप्टाइड, इसको OATP भी कहा जाता है, ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स की। ठीक है, इसके जो है ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है। अब ये क्या है? इनफ्लक्स। पहले जो हमने पढ़ा था लास्ट टाइम वो पी ग्लाइकोप्रोटीन ईफ्लक्स पंप था, वो ईफ्लक्स था, ये इनफ्लक्स है। ये इनफ्लक्स लेके जाता है हेपाटोसाइट। अब कोई चीज़ हेपाटोसाइट में आए तो मेटाबॉलिज्म तो फिर उसका होगा ना, ठीक है, क्योंकि हेपाटोसाइट का आपका काम ही यही है, तो ये मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज़ करते हैं। सो ऐसे ड्रग जो इसके साथ बाइंड करते हैं या इसके जो है वो इसके ज़रिए इसके साथ अटैच करते हैं, ठीक है, उनका मेटाबॉलिज्म फिर ज़्यादा हो जाता है। अब ये मौजूद कहाँ पर होते हैं? इनके टाइप्स आ जाती हैं OATP 1A2, OATP 1B1 एंड 1B3 एंड OATP 2B1। जो OATP 1A2 है उसके लिए आप लोगों ने बिक्कल का निमोनिक याद रखना है। बिक्कल क्या आ जाता है? ब्रेन, इंटेस्टाइन, किडनी एंड लिवर आ जाता है। ठीक है, जो OATP 1B1 1B3 वो लिवर में, और ये आपके पास जो है 2B1 जो है वो हार्ट एंड स्लिप,
हार्ट जो है वो स्लिप हो जाता है, ठीक है। वो किस तरह से आपके पास आता है, स्लिप में क्या आ जाता है आपके पास, स्किन, आपके पास लंग्स आ जाता है, इंटेस्टाइन एंड प्लेसेंटा, दिस टाइम पी इज द प्लेसेंटा, ठीक है। अच्छा, इसका इनहिबिटर ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वैसे तो सीपीआर में बहुत सभी के इनहिबिटर्स लिखे हुए हैं, लेकिन इसका इंपॉर्टेंट जो है वो ज़्यादा मुझे लगा, क्योंकि ये बहुत नॉर्मली यूज़ हो रहा होता है, बहुत नेचर जो आप नॉर्मल डेली रूटीन में यूज़ करते हैं, एप्पल जूस हो गया, ऑरेंज जूस, ग्रेप फ्रूट जूस एंड रिफेम्पिन एंड वेरापेमिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं ड्रग्स, ठीक है। तो इनको जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, इसलिए मैंने इसका लिख दिया। अगर आप लोगों ने डिटेल से सारा याद करना है तो फिर सीपीआर में एक टेबल बना हुआ है, ठीक है, आप उसको कंसल्ट कर सकते हैं। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से, कि बाइंडिंग ऑर्डर, एक तो है ना कि एसिड इसके साथ बाइंड करेगा, बेस इसके साथ बाइंड करेगा, लेकिन वैसे एक जो है बाइंडिंग सबसे ज़्यादा किसके साथ होती है, ये एक बाइंडिंग ऑर्डर, ये एक एमसीक्यूज आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो जीपैट की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा एल्ब्यूमिन के साथ बाइंडिंग होती है, उसके बाद अल्फा वन एसिड ग्लाइकोप्रोटीन, फिर लिपोप्रोटीन के साथ होती है, एंड देन ग्लोब्यूलिन। ये मैंने अरेंजमेंट थोड़ी आगे पीछे कर दी, लेकिन ये एरोस से आप लोगों ने ये याद रखना है, पहले एल्ब्यूमिन, फिर अल्फा वन एसिड ग्लाइकोप्रोटीन, पहले एल्ब्यूमिन, ठीक है, फिर अल्फा वन एसिड ग्लाइकोप्रोटीन, फिर आपके पास आ जाता है लिपोप्रोटीन, फिर एंड पे आता है ग्लोब्यूलिन, ठीक है ना, अलग, इसको इस तरह याद रखना है, अलग है ये चीज़, ठीक है ना। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग मेटाबॉलिज्म पे। मेटाबॉलिज्म का मैं आपको बता देती हूँ, जब कोई एंजाइम इंड्यूस होगा तो वो ज़्यादा तेज़ी से एक्ट करेगा और ड्रग्स को जो है वो ज़्यादा मेटाबोलाइज करेगा और उनका लेवल ब्लड में कम कर देगा। अगर कोई एंजाइम इनहिबिट होगा तो वो कम हो जाएगा, मतलब उसका वो स्लो हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, यू वट एवर आप लोग कंसिडर कि वो काम करना छोड़ देगा, लेजी हो जाएगा, आप लोग ये समझ लो, ठीक है। उसको किसी ने रोक लिया या उसको किडनैप कर लिया, पकड़ लिया है, ठीक है ना, तो एंजाइम इनहिबिशन हो गई है, तो वो क्या करेगा, काम नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से ब्लड में जो है उसका ड्रग का लेवल जो है जिस पे वो एक्ट कर रहा था एंजाइम, उसमें उसका लेवल जो है वो ब्लड में इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो है मैंने सारे लिखे हुए हैं कि कौन कौन से जो है एंजाइम इंड्यूसर हैं, कौन से इनहिबिटर्स हैं, लेकिन मैं आपको प्रेफर करूँगी कि आप लोग जो एक मेरी वीडियो है साइटोक्रोम P450 इनहिबिटर एंड इंड्यूसर्स, 5 मिनट्स की वीडियो, आप लोग वो देख लें, उसमें मैंने ट्रिक बताई हुई है कि कौन कौन से एंजाइम इंड्यूसर हैं, कौन से इनहिबिटर हैं, वो आप लोग बड़ी जल्दी याद कर लोगे उससे। मेटाबॉलिज्म में तो खासतौर पे आप लोग उधर से ही याद कर लो। वैसे मैं आपको भी यहाँ से भी बढ़ा देती हूँ। स्मोकिंग जो है वो आपके पास क्या है, साइटोक्रोम 1A2, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्मोकिंग किस एंजाइम को जो है वो इंड्यूस करता है, 1A2 को करता है, जिसकी वजह से इंड्यूस करेगा तो ऑब्वियसली वो एक्टिव हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म जो है वो इंक्रीज़ करेगा एंड डिक्रीज़ कर देगा लेवल ऑफ द क्लोजापाइन, हेलोपेरिडोल, ड्यूलोसिटाइन, ठीक है। रिफेम्पिसिन आ जाता है, कार्बामाजिपाइन एंड मोडाफिनिल। मोडाफिनिल क्या आपके पास आ जाता है, CNS स्टिमुलेंट, बड़ा इंपॉर्टेंट है, नार्कोलेप्सी में ये यूज़ होता है, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा नींद आती है उनको ये दिया जाता है। ये क्या करते हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव का लेवल कम कर देते हैं, ठीक है। साइटोक्रोम P450 जो है वो इंड्यूसर्स हैं, उनको इंड्यूस करेंगे और वो एक्ट करेंगे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पे, ठीक है ना, जिसकी वजह से इनका लेवल कम हो जाएगा और कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर हो जाएगा। फिर फेनिटोइन जो है वो सिक्लोस्पोरिन का लेवल जो है वो कम कर देगा, जिसकी वजह से सिक्लोस्पोरिन क्यों दिया जाता है, ट्रांसप्लांटेशन रिजेक्शन को अवॉइड करने के लिए दिया जाता है, ठीक है ना, आपकी इम्यूनिटी को कम करता है। जब फेनेटोन आप लोगों ने सिक्लोस्पोरिन के साथ दे दिया तो अब इसका लेवल तो कम हो गया, ठीक है, ये बॉडी में सही तरह नहीं एक्ट करेगा, तो फिर क्या होगा मसला, प्रॉब्लम क्या होगी, ट्रांसप्लांट रिजेक्शन हो जाएगी। फिर अल्कोहल जो है वो पैरासीटामोल का लेवल जो है वो कम करता है ब्लड में, लेकिन इसका मेटाबॉलिज्म जो है वो बढ़ा देता है, ठीक है। इसकी वजह से हेपाटोटॉक्सिसिटी का आपको पता है कि वो हेपाटोटॉक्सिसिटी होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि जब ज़्यादा मेटाबॉलिज्म होता है फिर जो पाथ है, जो उनका जो ग्लूटाथायोन जो पाथवे है वो सेचूरेट हो जाता है और वो NAPQI वो फॉर्म होना शुरू हो जाता है, विच इज़ जो हेपाटोटॉक्सिक है, ठीक है ना। लेकिन अल्कोहल जो है ये लो डोजेस पे इंड्यूसर है, हाई डोजेस पे एक्यूट अल्कोहल अगर दी जाए तो वो इनहिबिटर होता है। फिर फेनिटोन एंड रिफेम्पिन जो है वो कोर्टिकोस्टेरॉइड का लेवल जो है वो कम कर देता है, इसके बाद थेराप्यूटिक और कोर्टिकोस्टेरॉइड आपको पता है कितने इंपॉर्टेंट है। सो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है। इसी तरह आपके पास जो आ जाते हैं इनहिबिटर आ जाते हैं, सिमेटिडाइन बहुत इंपॉर्टेंट इनहिबिटर है, ये मिक्स फंक्शन ऑक्सीडेजेज जिनको साइटोक्रोम 450 कहा जाता है, फैमिली है साइटोक्रोम 450 इन जो मिक्स फंक्शन ऑक्सीडेजेज की फैमिली है, इंक्रीज़ करती है, एंजाइम को इनहिबिट कर देगी, अटोरवास्टैटिन का लेवल बढ़ा देगी, इसी तरह एंटी एपिलेप्टिक का लेवल बढ़ा देगी। मोनोमाइन ऑक्सीडेसेज बहुत इंपॉर्टेंट है, मोनोमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर अगर आप लोगों ने, मोनोमाइन ऑक्सीडेज एक एंजाइम है जो कि कैटेकोलामाइंस पे एक्ट करता है। अब अगर आप लोगों ने मोनोमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स दिए हैं, ठीक है, ये इनहिबिटर्स दिए जाते हैं एंटी डिप्रेशन के तौर पे, ठीक है ना, कि जो कैटेकोलामाइंस है उनको ये लोग ब्रेक ना करें, मतलब ये एंजाइम कैटेकोलामाइन पे एक्ट ना कर सके और कैटेकोलामाइंस जो है वो बढ़ जाए बॉडी में और जो है वो सेरोटोनिन और डोपामाइन उन सबका लेवल बढ़े ताकि आपकी बॉडी को रिलैक्स फील हो और ईजी फील हो, ठीक है ना।
सो जब ये इनहिबिटर्स दिए जाते हैं और साथ में टायरामाइन भी दिया जाता है, ठीक है ना, फूड या बीटा एगोनिस्ट या कोई कैटेकोलामाइन ही दे दिया, तो क्या होगा कि ऑलरेडी ये लोग इंक्रीज़ कर रहे हैं कैटेकोलामाइंस को, ठीक है। अगर आप लोगों ने साथ मजीद ये कैटेकोलामाइंस भी दे दिए बॉडी से आउटसाइड, अब आपको पता है कैटेकोलामाइंस क्या है, ये सारे जो हैं ज़्यादातर एपिनेफ्रीन, इनमें खासतौर पे नॉर एपिनेफ्रीन इंपॉर्टेंट है, ये सारे क्या काम करते हैं, आपके सिंपैथेटिक पे एक्ट करते हैं, सिंपैथेटिक सिस्टम का पार्ट है, और आपके ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट को बढ़ाना, ठीक है ना, यही चीज़ होता है ना सिंपैथेटिक, फाइट एंड फ्लाइट, ये सारा कुछ वही है। तो फाइट एंड फ्लाइट पे जो उनमें जो हार्मोन एक्ट करते हैं इन सिस्टम्स में, ऑब्वियसली आपका हार्ट रेट, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ाएंगे, ठीक हो गया। इनमें किसी को कन्फ्यूजन हो तो वो ज़रूर कमेंट में मुझसे पूछे। तो इसकी वजह से क्या होता है, मोनोमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर दिए, साथ टायरामाइन कंटेनिंग फूड, क्योंकि ये भी कैटेकोलामाइंस का लेवल इंक्रीज़ कर देते हैं, या फिर बीटा एगोनिस्ट, ठीक है, एपिनेफ्रीन, नॉर एपिनेफ्रीन, और कैटेकोलामाइंस भी इनको कहा जाता है, ठीक है ना। एक होता है कैटेकोलामाइंस, एक होता है नॉन कैटेकोलामाइंस। जो कैटेकोलामाइंस है उनमें एपिनेफ्रीन, नॉर एपिनेफ्रीन ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर डोपामाइन, डोब्यूटामाइन, आइसोप्रोटेरिनॉल आ जाता है, इनमें भी आपके पास एक्सो एंड एंडो आ जाते हैं, ठीक है ना। सो ये काफ़ी डिटेल में चला जाएगा। एनीवेज ये याद रखना, इसका इंटरेक्शन इनके साथ हाइपरटेंसिव क्राइसिस कॉज करता है। फिर एंटीबायोटिक्स, मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम, इंटेस्टाइनल फ्लोरा जो है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से डाइजॉक्सिन का लेवल बढ़ जाएगा, विटामिन के का लेवल डिक्रीज हो जाएगा, और एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, कॉन्ट्रासेप्शन जो है वो कम हो जाएगी। ये जिन्होंने नहीं समझा वो मेरी एब्जॉर्प्शन वाली वीडियो देखी, उनको सारा वहाँ पर समझ आ जाएगा। फिर आ जाता है सिप्रोफ्लॉक्सासिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन, एंटीकोएगुलेंट का इफेक्ट जो है वो बढ़ा देता है, ठीक हो गया, तो जिसकी वजह से ब्लीडिंग रिस्क होता है। फिर ये भी आपके पास सारे जो हैं बताते हैं कि ओमेप्राजोल किस पे एक्ट करता है, फ्लोबोक्सामाइन और डाइफेनहाइड्रामाइन किस पे एक्ट करते हैं, ठीक हो गया, ये आप लोग देख लें। एक और पॉइंट होता है जो मेटाबॉलिज्म को जो अफेक्ट करता है, वो होता है हेपेटिक ब्लड फ्लो। अब आपके पास लिवर में जितना ब्लड आएगा, लिवर उतना ही उसी में से लेगा ना ब्लड। अगर ब्लड कम आ जाए तो ऑब्वियसली ब्लड कम आएगा, तो उसका मतलब है उसमें मौजूद ड्रग भी वो नहीं होगा, जितना ज़्यादा ब्लड में जितना ज़्यादा ब्लड पास करेगा लिवर में से, उतना ही ज़्यादा ड्रग भी पास करेगा, ठीक है ना। क्योंकि फॉर एग्जांपल 10 मिलीग्राम पर ml है, और आपके पास जो है 2 ml बस पास हुआ है लिवर में से, ठीक है ना। लिवर जो हेपेटिक ब्लड फ्लो में 2 ml है, तो यानी 20 मिलीग्राम जो है वो लिवर ने एक्सट्रैक्ट किया, ठीक है ना, अगर उसकी एक्सट्रैक्शन भी इतनी है, ठीक हो गया। तो अगर आपके पास जो है वो ज़्यादा आएगा, 20 जो है वो 2 ml से ज़्यादा, फॉर एग्जांपल 5 ml आता है, तो आपके पास 50 मिलीग्राम लिवर एक्सट्रैक्ट करेगा, ठीक है ना। कि फॉर एग्जांपल कि ब्लड जो है वो जितना जा रहा है और उसकी एक्सट्रैक्शन जो है वो 10 मिलीग्राम है, या फिर ब्लड जितना ब्लड गुजर रहा उतना ही वो जो है उसी में से वो ड्रग एक्सट्रैक्ट भी, यानी 2 ml अगर गुजरा है तो 2 ml में से उसने 20 मिलीग्राम पूरा का पूरा एक्सट्रैक्ट कर लिया है। वैसे इस तरह होता है तो नहीं, बहुत कम होता है कि वो जितना ब्लड गुजरा उतना ही जो है वो ड्रग भी एक्सट्रैक्ट कर ले। वो होते हैं बड़े जो जिनकी हाई एक्सट्रैक्शन होते हैं, जैसे प्रोप्रानोलोल वगैरह होते हैं, उनकी 95% एक्सट्रैक्शन होती है ज़्यादातर की। सो ये एक्सट्रैक्शन का आपको कॉन्सेप्ट समझ आया कि लीवर में से गुजरा, लीवर के पास से गुजरा, लीवर ने उसमें से ड्रग ले लिया, ठीक है। जितना ज़्यादा ब्लड गुजरेगा उतना ज़्यादा वो ड्रग लेता जाएगा, ठीक है, उतना ही ज़्यादा। हर राउंड में 10-10 ml गुजर रहा है, फॉर एग्जांपल 10 ml में 10 मिलीग्राम है, ठीक है ना, लेकिन लीवर लेता है 5 मिलीग्राम। अब हर 10 ml में से जो है वो 5-5 मिलीग्राम ले ही जा रहा है, लेकिन जितना ब्लड कम गुजरेगा वो उतना ही जो है वो, फॉर एग्जाम्पल आपके पास 10-10 ml मैंने आपको बताया ना, तो 100 ml जो है वो डेली बेसिस पे गुजरता है फॉर एग्जाम्पल। लेकिन कोई प्रॉब्लम हो गई है, कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन है, जिसकी वजह से क्या होगा कि 50 ml गुजरेगा, तो ऑब्वियसली वो आप कितना एक्सट्रैक्ट करेगा, 5 ml आपको 25 मिलीग्राम वो एक्सट्रैक्ट करेगा, ठीक है ना। सो ये आप लोग को अगर कॉन्सेप्ट ये थोड़ी कन्फ्यूजन हुई हो अगर किसी को तो पूछ सकता है, ठीक है। तो ये जो ब्लड फ्लो कम होगा तो एक्सट्रैक्शन भी कम होगी, एक्सट्रैक्शन कम होगी जब ड्रग गया ही नहीं लीवर के अंदर, तो मेटाबॉलिज्म कम होगा और लेवल बढ़ जाएगा। जैसे आपके पास जो है प्रोप्रानोलोल और मॉर्फिन बहुत ज़्यादा एक्सट्रैक्ट होते हैं लीवर में से। फिर नॉन हेपेटिक एंजाइम कैन आल्सो बी इन्वॉल्व इन द मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में सिर्फ लिवर नहीं इन्वॉल्व होता है बल्कि दूसरे एंजाइम्स भी होते हैं, जैसे आपके पास सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स हैं, प्लस लिंजोलिड लिया। अब लिंजोलिड क्या है, मोनोमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर है, ठीक है। मतलब ये ड्रग जो है वो आपके पास एक एंजाइम इनहिबिटर है, ठीक है ना। तो आपके पास सिर्फ लिवर एंजाइम्स नहीं है बल्कि आपके पास कुछ बाकी हैं जो आपके पास ड्रग्स भी हैं जो एंजाइम को इनहिबिट कर रहे हैं। सिर्फ लिवर जो है हेपेटिक एंजाइम ही इन्वॉल्व नहीं है मेटाबॉलिज्म में, कुछ दूसरे ड्रग्स भी हैं इवन जो एक्ट करते हैं एज अ मोनोमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर, या कोई भी एंजाइम इनहिबिटर जो है वो एक्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, सेरोटोनिन सिंड्रोम। सेरोटोनिन सिंड्रोम का मतलब होता है सेरोटोनिन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया और उसकी वजह से वही हाइपरटेंसिव क्राइसिस और ट्रीमर्स वगैरह जो सारी जो एग्रेसिव कंडीशंस होती हैं वो उसमें आना शुरू हो जाती हैं,
ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास बात क्लियर हुई, आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हुई, आपके पास मेटाबॉलिज्म हम लोगों ने पढ़ ली। कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग अगेन वही बात के कॉन्टैक्ट मुझसे कर सकते हैं, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग रीनल क्लियरेंस की तरफ। रीनल क्लियरेंस में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपकी यूरिनरी पीएच। मैंने आपको पहले बताया था गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन सीरीज़ में कि जो ड्रग फॉर एग्जांपल वीक बेस है तो वो रिक्वायर करेगा कि पीएच जो है वो हाई हो ताकि मैं आयोनाइज्ड ना हो और रीअब्जॉर्ब हो जाऊँ। जीआईटी में हमारे लिए वो चीज़ फ़ायदेमंद थी, ठीक है ना। मतलब जैसा ड्रग है उसको उसी तरह की जो है इन्वायरमेंट उसी तरह की पीएच प्रोवाइड की जाए ताकि वो आयोनाइज ना हो और रीअब्जॉर्ब हो जाए। लेकिन जो यूरिनरी पीएच है ना उसमें भी यही केस है कि अगर आप लोग का एसिडिक ड्रग है और आपकी यूरिन भी एसिडिक है तो उसकी रीअब्जॉर्प्शन होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। बॉडी में उसका लेवल बढ़ जाएगा, हालांकि वो तो एक्सक्रीट होने लगी थी, आपकी तो जान छूटने लगी थी उस ड्रग से, लेकिन अब आपकी यूरिन भी पीएच एसिडिक थी, इसकी वजह से क्या हुआ, उस ड्रग की एब्जॉर्प्शन होगी, वो नॉन आयोनाइज्ड रहा, लिपोफिलिक हो गया, ठीक है ना, कि मतलब लिपिड जो है उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो गई, तो वो क्या हुआ, एब्जॉर्ब हो गया बॉडी में, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपको याद हुआ। इससे आप लोगों ने ऑपोजिट कॉन्सेप्ट डाल लेना है अगर आप लोगों ने कोई ड्रग एक्सक्रीट करवानी है, ठीक है। अगर आपके पास एसिडिक ड्रग है तो पीएच को, यूरिनरी पीएच को अल्कलाइन कर दो ताकि ड्रग जो है आयोनाइज्ड हो जाए और वो रीअब्जॉर्ब ना हो सके बॉडी में, और वो रीअब्जॉर्ब नहीं होगा, आयोनाइज्ड हो जाएगा, लिपिड इनसॉल्युबल होगा, उसकी रीअब्जॉर्प्शन कम होगी और जो है एक्सक्रीशन ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया आपको। इसी तरह आप लोगों ने जो है एसिडिक और बेसिक दोनों ड्रग्स के लिए कर लेना है। अब आप लोगों ने याद रखना है आपके पास एंटासिड हो, सोडियम बाइकार्बोनेट हो और इवन पोटेशियम सिट्रेट, बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों चीज़ें, ये कॉज करते हैं अल्कलाइनाइजेशन कॉज करते हैं। अल्कलाइनाइजेशन अगर यूरिन की हो तो अब आप लोग बताएंगे क्या होगा। अल्कलाइनाइजेशन अगर हो जाएगी तो एसिडिक ड्रग जो है वो एक्सक्रीट होंगे और बेसिक ड्रग रीअब्जॉर्ब होंगे। एम्फीटामाइन की रीअब्जॉर्प्शन होगी और सैलिसिलिक एसिड की जो है वो रीअब्जॉर्प्शन कम होगी, उसकी एक्सक्रीशन जो है वो बढ़ जाएगी, ठीक होगी। मेरे पास ये बात क्लियर होगी। उसके बाद आ जाता है एक्टिव ट्यूब्यूलर सिक्रेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आपके पास होता है ऑर्गेनिक एसिड सिक्रेटरी पाथवे, ठीक है। इससे आपके निकलते हैं बेशक वो एसिडिक, एक होता है ऑर्गेनिक एसिड और एक ऑर्गेनिक बेस होता है, ठीक है ना। यानी सिक्रेशन के जरिए भी जो है ना वो निकलते हैं ड्रग। एक होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, एक होता है रीअब्जॉर्प्शन और एक होता है सिक्रेशन। ये तीन प्रोसेसेस हो रहे होते हैं आपकी किडनी में, ठीक है। आपकी किडनी में ये तीन प्रोसेसेस हो रहे होते हैं। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन से फिल्टर होकर आएगा, ट्यूब्यूलर सिक्रेशन से भी सिक्रेट होगा ताकि बाहर निकले, लेकिन रीअब्जॉर्प्शन से आपकी बॉडी में वापस चला जाता है। एक्टिव ट्यूबुलर सिक्रेशन जो है प्रोबेनिसिड किसकी कम करता है, पेनिसिलिन की। पेनिसिलिन जिस पाथवे से निकल रहा होता है उस पर जाकर यह खुद निकलना शुरू हो जाता है। इसी तरह एनसिड्स एंड सैलिसाइलर्स डिक्रीज करते हैं जो एक्टिव ट्यूबुलर सिक्रेशन है। मेथोट्रेक्सेट ही बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर लोग मेथोट्रेक्सेट ले रहे होते हैं डिफरेंट कंडीशंस के लिए, साथ एनसिड्स भी ले लेते हैं, तो इस वजह से क्या होता है कि मेथोट्रेक्सेट का लेवल बढ़ जाता है और एक टॉक्सिसिटी कॉज करता है। आपको पता है मेथोट्रेक्सेट कितना खतरनाक ड्रग है, ठीक है ना, एंटी मेटाबोलाइट है ये। कैंसर में भी ये यूज़ होता है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में भी ये यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन एंड रीनल ब्लड फ्लो। रीनल ब्लड फ्लो जितना, वही बात, जितना ज़्यादा ब्लड जाएगा फिल्ट्रेशन उतनी ही ज़्यादा होती जाएगी, और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी ड्रग उतना ही बाहर निकलेगा। मेथाइलजेंथाइन जैसे कैफीन हो गया, थियोब्रोमाइन हो गया, ये ब्लड फ्लो बढ़ाते हैं जिसकी वजह से यूरिनरी एक्सक्रीशन किसी भी ड्रग की बढ़ती है। जबकि एनसिड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये कि ये रीनल ब्लड फ्लो को कम करते हैं, जिसकी वजह से लिथियम का लेवल बॉडी में बढ़ जाता है, खासतौर पर इंडोमेथाजिन के साथ। देखिए हैं भी ये दोनों आई वाले, ठीक है, थोड़ा सिमिलर दिख रहे हैं, तो आप लोगों ने ये इंटरेक्शन याद रखना है। दूसरी बात इंपॉर्टेंट इंटरेक्शन ये भी है कि एनसिड्स को डायूरेटिक्स के साथ में लिया जाता है, क्योंकि डायूरेटिक ने तो रिलीज होकर अपना काम दिखाना है, ठीक है। अब अगर एनसिड रीनल ब्लड फ्लो कम कर देंगे तो डायूरेटिक का कम रिलीज होगा। जो नेफ्रॉन है किडनी के अंदर, नेफ्रॉन्स जो है वो नेफ्रॉन के डिफरेंट पार्ट पे लूप पैक करते हैं, कोई प्रोजिमल ट्यूब्यूल पैक करता है, ठीक है ना, तो डिफरेंट पार्ट्स पे वो एक्ट करते हैं डायूरेटिक्स। तो अगर आप लोगों ने एनसिड साथ दे दिया कि चलो दर्द भी कम हो गया, तो क्या होगा कि नुकसान हो जाएगा, उसका डायूरेटिक का लेवल जो है वो कम हो जाएगा, डायूरेटिक का इफेक्ट कम हो जाएगा, ठीक है ना। सो ये थी आपके पास रीनल क्लियरेंस। अब हमारे पास यहाँ पर फार्माकोकाइनेटिक्स जो इंटरेक्शन है वो कंप्लीट हुए हैं। नेक्स्ट टाइम हम फार्माकोडायनामिक्स एंड फूड इंटरेक्शंस को देखेंगे, ठीक है। कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ लेना, और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ये जो सीरीज़ हमने शुरू की है, जब तक नई वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिलती जाए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।